गुड मॉर्निंग। रेहानी फिजिक्स एप्लीकेशन पे आप सभी लोगों का फिर से दिल से स्वागत है। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 होगा और जैसा कि हम प्रॉमिस किए थे कि जो लेक्चर नंबर 18 होगा उसमें जो लेक्चर नंबर 70 में हम जो आपको पढ़ाए थे उसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन लास्ट में हम आपको होमवर्क के रूप में दिए थे 1 से लेकर 12 तक, जिसका आज हम प्रॉपर सॉल्यूशन लेके आएंगे। ये वाला सॉल्यूशन आपको रेहानी फिजिक्स के ऐप पे भी मिलेगा और रेहानी फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। एनसीईआरटी का जो भी सॉल्यूशन होगा वो यूट्यूब और ऐप दोनों पे रहेगा, पहली बात। और दूसरी बात ये क्या है, दूसरी बात ये कि आप यूट्यूब पे भी इसको देख सकते हैं और अपने लाइव सेशन को अटेंड कीजिएगा, जहां पे आपका जो भी डाउट होगा सारे डाउट्स को YouTube पे लाइव के माध्यम से क्लियर किया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन से, ठीक है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। हम ये आप लोग होप सो सारे लोग मैक्सिमम लोग तो बना ही लिएगा, लेकिन हमारा काम है बनाना। प्लीज पहले बनाइएगा, ऐसा नहीं कि सर बना लिए लेके छाप देना। तो सामने आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, 1 नंबर दिख रहा है ना। चलिए हम तो मोबाइल से पढ़ेंगे बिकॉज आपको भी पता है वहां क्वेश्चन है नहीं, बाद में एनिमेशन में डालेंगे। चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कितना इजी और आसान क्वेश्चन है, यहां से लिखते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर। व्हाट इज द फोर्स, बताइए फोर्स क्या होगा दो छोटे से स्मॉल चार्ज स्फीयर पे हैविंग चार्ज इज 2 × 10⁻⁷ कूलम। एक स्फीयर ए है, ठीक है, यहां पे ये QA है और दूसरा स्फीयर बी है। कितना इजी है सो देखिए, ठीक है। ये हो गया QB। QA पे चार्ज कितना है भाई, QA पे चार्ज है 2 × 10⁻⁷ कूलम और QB पे कितना चार्ज है। इस क्वेश्चन को तो हम कैटेगराइज में रखते भी नहीं है, एकदम फालतू क्वेश्चन है। 3 × 10⁻⁷ कूलम, 3 × 10⁻⁷ कूलम। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है प्लस 30 सेंटीमीटर। कितने दूरी पर रखे हुए हैं, 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। आर बराबर क्या है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30/100। 0 से 0 0.3 मीटर। ले जाइए कॉलम्स पे और पाइए अपना आंसर। कुछ नहीं है, अब हम बनाने वाले हैं। F = K QA QB बाई बीच का डिस्टेंस R², सही है। K 9 × 10⁹ QA 2 × 10⁻⁷ QB 3 × 10⁻⁷ बाई 0.3 का होल स्क्वायर। चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, यहां लिखते हैं F = 9 × 10⁹ इंटू पावर वाले को एक साथ लिख देते हैं 9 3 और ये हो जाएगा आपका 6। 3 2 6 और 6 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 54। 54 × 10⁻, देखिएगा 10⁻, 9 × 10⁻, ये -7 -14 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, -14 में से 9 गया आपका हो जाएगा 5 बाई 0.3 का होल स्क्वायर 0.09। ये हटा देंगे 10 का पावर 2 और ऊपर चला जाएगा, 9 से 1 कट जाएगा आपका, यानी F जो हो गया आपका 6 × 10⁻³ न्यूटन। कितना इजी क्वेश्चन था बताइए, कुछ भी है इसमें। एक बार और क्वेश्चन को हम पढ़ दें और देखिएगा। बोल रहा है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर। दो आवेशित गोले स्फीयर के बीच में, दो आवेशित गोले या स्फीयर के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। हैविंग चार्ज, जिसपे चार्ज कितना है, एक पे चार्ज है 2 गुने, पहले वाले गोले पे चार्ज है 2 × 10⁻⁷ कूलम, दूसरे वाले गोले पे चार्ज है 3 × 10⁻⁷ कूलम। बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है R बराबर 30 सेंटीमीटर। R कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 30 सेंटीमीटर को मीटर में और कूलम्स लॉ F = K QA QB बाई R²। वैल्यू रखे, जोड़ घटाव समझाने की जरूरत है नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन डन, ठीक है ना। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर। बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। बोल रहा है कि दो ठो स्फीयर है, एक स्फीयर ए है, दूसरा स्फीयर बी है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है।
पहले वाले पे चार्ज है QA 0.4 माइक्रो कोलम, 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइक्रो को बदलना है तो -6 कोलम। दूसरे वाले पे चार्ज है, दूसरे वाले पे चार्ज दे रहा है आपका -0.8 माइक्रो कोलम। कितना है भैया? तो -0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 कोलम। सही है। इन एयर, कहां है? एयर में है, वही 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 एयर और वैक्यूम के लिए होता है। इस 0.2 न्यूटन, इसके बीच में लगने वाला फोर्स कितना है? 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर? तो बताइए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? आराम से बन जाएगा। ए में क्या निकालना है? इसमें R इक्वल टू व्हाट? क्या निकालना है? R। तो सबसे पहले कूलम फोर्स होता क्या है? K QA QB बाई बीच का डिस्टेंस R²। मैथमेटिकली भी ये बहुत इजी होगा, देखिएगा। F इक्वल टू K 9 इंटू 10 टू द पावर 9। सही है। QA 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6। सही है। फोर्स का भी वैल्यू दिया हुआ, डाल दीजिए। 0.2 हो गया, फिर से इंटू 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6। भैया यहां पे लड़का बोला माइनस क्यों नहीं लिख रहे? अरे काहे लिखेंगे? डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निगेटिव होगा क्या? माइनस तो नेचर बता रहा है, माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे R चाहिए। अब R² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? देखिएगा 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू 6 6 12 10 की पावर -12 और 9 कितना हो जाएगा? 10 के पावर -12 और 9 तो 10 के पावर -3 बाई 0.2। सही है। 0.2 से ये कैंसिल, 2 टाइम्स में, 2 टाइम में होगा। अब हो गया हमारा, ये दशमलव हटा देते हैं, नीचे आ जाएगा एक 10, यानी R इक्वल टू रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा, 9 इंटू 8 दूना 16। कैलकुलेशन आप खुद कीजिए, हम अब नहीं करने वाले हैं। इंटू 10 के पावर ये ऊपर चला जाएगा तो -4 हो जाएगा। चलिए 9 के लिए 3 बाहर, 16 के लिए 4 बाहर और 10 के पावर -2। R इक्वल टू हो गया आपका 12 गुने 10 के पावर -2। R इक्वल टू हो गया 10 के पावर -2 को लेंगे तो 0.12 मीटर। सही है ना? अरे कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें मर जाए आदमी। दो स्फीयर है, एक स्फीयर पे इतना चार्ज, दूसरे स्फीयर पे इतना चार्ज, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। दोनों के बीच में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? 0.2 न्यूटन। तो बोल रहा है दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस बता दीजिए आप, तो बस कैलकुलेशन। चलिए अब इसमें बोल रहा है बी, देखिएगा इसी में एक और पार्ट जुड़ा हुआ है बी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? थोड़ा हम देख लें। इसमें ये बोल रहा है आपका कि व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। अब बताइए सेकंड स्फीयर के कारण फोर्स कितना लग रहा है? सेकंड स्फीयर के कारण या फर्स्ट स्फीयर के कारण? फोर्स तो वही लगने वाला है। ये जितना इस पे बल लगा रहा है ये भी सेम लगाएगा, तो फोर्स का आंसर आपका 0.2 ही न्यूटन आएगा। अब आप चेक कर लीजिए, फोर्स निकालना है K QA QB बाई R²। 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 QA की जगह पर 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6। बीच का डिस्टेंस R निकल चुका है, 0.12 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा, 0.2 न्यूटन ही आएगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम? चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। तीसरा क्वेश्चन लेकर हम आ रहे हैं। पहला और दूसरा क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था। तीसरा क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं लगेगा आपको, बिकॉज आप सारे क्वेश्चन को, सारे थ्योरीज को बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो देखिए तीसरा नंबर, ये तो भाई साहब एकदम इजी है। बोल रहा चेक द रेशियो, आप चेक कीजिए इसको, KE² बाई जी ME MP इज डायमेंशनलेस। सबसे पहले इसको चेक करना है कि ये ना डायमेंशनलेस है। तो सबसे पहले हम पता कर ले डायमेंशनलेस कब होगा? जब सब कुछ कट करके अगर 1 आ जाए तो डायमेंशनलेस होगा। K है क्या? कूलम्ब कांस्टेंट। सबका पहले डायमेंशन निकाल ले। कूलम्ब कांस्टेंट है, कूलम्ब कांस्टेंट तो का फार्मूला निकालने के लिए पहले देखिए F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय स्टेप कर रहे हैं R²। मुझे चाहिए K इक्वल टू FR² बाई Q1 इंटू Q2। सही है ना? F का वैल्यू MLT के पावर -2, फोर्स का डायमेंशन। R² है इसलिए L² हो जाएगा। ठीक है, चार्ज है तो 80 होगा, फिर चार्ज है तो फिर से 80 होगा, यानी K का डायमेंशन क्या हो गया? तो सबसे पहले M लिख लेते हैं। ठीक है,
दो एल और एक एल, एल का पावर 3, टी का पावर 2 नीचे है, टी का पावर -2 ऊपर है, ऊपर जाएगा तो टी का पावर -4 और ए का पावर -2। सही है। चलिए अब हम क्या निकालिए, के का डायमेंशन निकालिए। ई क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉन है, क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, AT, ई स्क्वायर है तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ई का हो गया। चलिए जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है भाई इसका फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है F=G(m1m2/r²। ग्रेविटेशन चैप्टर से, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मुझे जी चाहिए, Fr²/m1 Fr²/m1 F का वैल्यू mLT के पावर -2, R² का वैल्यू क्या हो जाएगा, R² का वैल्यू L², मास का m, एक और मास, एक और m, एक m से एक m कैंसिल, g का वैल्यू देखिएगा m का पावर -1, l का पावर 2 1 3, t का पावर -2, g निकल गया। अब me mp ना निकालने की जरूरत है नहीं, me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा इसका डायमेंशन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायमेंशन m, mp क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, क्या होगा इसका डायमेंशन, दुनिया में किसी भी चीज का मास हो, मास है तो उसका डायमेंशन m ही होगा। चलिए अब हम फार्मूला पे पुट करते हैं, चूंकि ke²/gMe_mp, के का देख लीजिए, के का है आपका इधर है, इधर सामने, के का वैल्यू डाल रहे हैं m, l का पावर 3, t का पावर -4, a का पावर -2, e का है a²t², सामने लिखा हुआ है e का a²t², फिर बाई में g है, g का जस्ट निकाले, m का पावर -1, l का पावर 3, t का पावर -2, फिर क्या है आपका me है तो m ही होगा, mp है तो भी m होगा। अब सबको हम अगर काट देंगे तो आपको सारा एकदम कॉम्प्लेक्स टाइप दिखने लगेगा, आप काट के देख लीजिएगा 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, देख लीजिए ना, एक m से एक m कैंसिल, प्लस के पावर m के पावर -1, m के पावर -1 कैंसिल, l का पावर 3 से l का पावर 3 कैंसिल, t का पावर 2 से t का पावर -4, t का पावर -2 से t का पावर -2 कैंसिल, a का पावर -2, a का पावर +2 कैंसिल, सब 1, हेंस इसीलिए हेंस ke²/gMe_mp is dimensionless, is dimensionless। सही है ना, हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा बोलता है, इसी में एक बात और बोल रहा है, आप थोड़ा सा देख लीजिए, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफिक, अच्छा सॉरी, लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, बोल रहा है कि आप फिजिकल कांस्टेंट के टेबल का उपयोग करके, ठीक है, देख करके, एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेशियो, तो इसके रेशियो के इस वैल्यू को निकालिए, तो निकाल दीजिए ना, ke²/gMe_mp, सबका वैल्यू रख दीजिए, के का वैल्यू 9 × 10⁹, ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कोलम्ब का होल स्क्वायर, जी -27 kg। जब आप सबको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका ये जो फाइनल आंसर आएगा वो 2.3 × 10⁻39 आएगा। याद रखिएगा इसका कोई यूनिट होने वाला नहीं है, कुछ भी है इसमें, कहीं से कुछ भी कोई बोल दे तो नहीं सर है भैया ये वैल्यू दिया है, बोल रहा है कि आप चेक करके बता दीजिए ये डायमेंशनलेस है कि नहीं है, तो कट करके सबका वैल्यू 1 आ गया और सबका वैल्यू निकालना था, इस रेशियो का वैल्यू निकालना था। सही है, नोट कीजिए। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। 1 से 3 तक क्वेश्चन तो हो गया, 1 से 3 में न्यूमेरिकल वाला था। चौथा क्वेश्चन एकदम आपके कॉपी में पढ़ाया गया हुआ है, फिर भी हम इसका स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम इसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए, पहले लिख लिए बिकॉज आपका टाइम बच जाए। तो क्वेश्चन हम चौथा रीड करें और इसको समझा दे आपको। क्वेश्चन 4 नंबर बोल रहा है, 4 का ए, एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए आप, द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। बोल रहा है कि आप ना ये इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, हमारा जो बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। थोड़ा सामने पढ़ेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तो वो क्वांटाइज्ड होता है। क्या है? दिस मींस ओनली इंटीग्रल,
क्योंकि इसमें सिर्फ इंटीग्रल जो 1 2 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्या होता है, अगर कोई बॉडी क्वांटाइज्ड होता है, बॉडी क्वांटाइज्ड क्यों होता है, ध्यान दीजिएगा, हम इसको रब्ड किए तो क्या यहां से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि हम रगड़ दिए तो चार्ज ट्रांसफर हो गया, इसमें जो चार्ज था ये इसमें आ गया, क्या समझिए, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिकली चार्ज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे, एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, 2 इलेक्ट्रॉन इस मार्कर में आ जाए, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 10 आ जाए, चार्ज ट्रांसफर होगा। सेम दिस मींस ओनली इंटीग्रल नंबर, सिर्फ इंटीग्रल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, चार्ज आर नॉट ट्रांसफर्ड इन फ्रिक्शन, रगड़ने से चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। हम रगड़ रहे हैं इसको, वुलन क्लॉथ को प्लास्टिक से, तो क्या चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। अच्छे से क्वेश्चन समझिए, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तो वो क्वांटाइज्ड होता है। क्यों क्वांटाइज्ड होता है भैया, क्योंकि उसमें से इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है, इसीलिए हमारा बॉडी क्या होता है, हेंस इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। सही है ना। आपसे कोई पूछे कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी क्वांटाइज्ड क्यों होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी इसलिए क्वांटाइज्ड होता है बिकॉज जब दो बॉडी को फ्रिक्शन करते हैं, रब्ड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 50 हो गया, लेकिन चार्ज ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कभी नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं कि 13 को प्लस चार्ज निकल के इसमें प्लस चला गया, ऐसा होने वाला है। इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चला गया, इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया। पहला वाला चार्ज का है क्लियर। चलिए हम अपना बी वाला क्वेश्चन पढ़ लें। बोल रहा है व्हाई कैन इग्नोर, क्यों हम लोग इग्नोर कर देते हैं, व्हाई कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को, ऊपर वाले टर्म को ही हम लोग क्यों इग्नोर कर देते हैं व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोप, जब इसको हम माइक्रोस्कोप से डील करते हैं। माइक्रोस्कोप का मतलब होता है जिसको आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल चार्ज। लार्ज स्केल चार्ज में क्यों इसको इग्नोर कर देते हैं, किसको इग्नोर करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। देखिएगा इन माइक्रोस्कोप यानी कि बड़े लेवल पे या लार्ज स्केल पे चार्ज, देख रहे हैं, इन माइक्रोस्कोप और लार्ज स्केल चार्ज, माइक्रोस्कोप का मतलब ही होता है बड़े पैमाने पे जिसको आप देख सकते हैं। द नंबर ऑफ चार्ज आर ह्यूज एज कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब हम नंबर ऑफ चार्ज आर ह्यूज एज कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मैक्रोस्कोप लेवल पे ना हमारा जो नंबर ऑफ चार्ज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, किसके तुलना में, इलेक्ट्रिक चार्ज के परिमाण के तुलना में। जब हम बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्सप्लेन करते हैं तो हमारा जो नंबर ऑफ चार्ज होता है वो बहुत ज्यादा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के, इसीलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं एक्सप्लेन करते। माइक्रोस्कोपिक सुन के डरना, बड़े पैमाने पे चार्ज को इसलिए नहीं एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि देखिए क्या, नंबर ऑफ चार्ज आर ह्यूज, वहां पे चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज का संख्या बहुत होता है, किसकी तुलना में, एज कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसीलिए इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक्सप्लेन नहीं करते हैं। सही है। इस चौथे क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम पांचवें क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं। चलिए हम आते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर, और पांचवा क्वेश्चन का आंसर आपके लेक्चर में अवेलेबल है। आप जो फेयर किए, आप अपना कॉपी रेडी किए, उसमें भी अवेलेबल है। हालांकि हम अपने इस क्वेश्चन को पढ़कर आपके सामने रखते हैं। चलिए हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रहा आपका, पांचवा, व्हेन ए ग्लास रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, जब हम ग्लास को रगड़ते हैं सिल्क क्लॉथ से, सही है, चार्ज अपीयर ऑन बोथ। याद कीजिए ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ के साथ, कैट स्किन को इबोनाइट रड के साथ, तो ये बोल रहा है जब हम ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ के साथ चलिए 4 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिए। अब हम आते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी लेवल का है। ये जो पांचवा क्वेश्चन है ऑलरेडी आपके थ्योरी में पढ़ाया जा चुका है। चलिए थोड़ा सा पहला वाला लेक्चर याद कीजिएगा, लेक्चर 2, जिसमें हम लोग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पढ़े थे। When two bodies are rubbed with each other, then electric charges is produced, उसी के रिगार्डिंग है। हम भी क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लें। When a glass is rubbed with a silk cloth, जब हम ग्लास को सिल्क के साथ रब्ड करते हैं, फिर से
व्हेन ए ग्लास इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ चार्ज अपीयर ऑन बोथ। सही, जब हम ग्लास को सिल्क के साथ रगड़ते हैं तो ग्लास रड से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क पे चला जाता है, इसलिए ग्लास पे पॉजिटिव और सिल्क पे नेगेटिव। आगे बढ़ते ये क्या कह रहा है, A similar phenomena is observed with many other pair। ऐसा ही सिमिलर फेनोमेना, इसी प्रकार का घटना दूसरे पेयर के साथ भी होता है, जैसे कैट स्क्रीन, एबोनाइन रड, वुलन क्लॉथ, अंबर, वुलन क्लॉथ, प्लास्टिक कम्ब, ये सारे फेनोमेना अदर पेयर के साथ भी होते हैं। तो ये पूछ रहा है एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेन कीजिए कैसे ये ऑब्जर्वेशन कंसिस्ट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कैसे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को चार्ज का पालन करता है। तो थोड़ा सा देखिएगा, रबिंग प्रोड्यूस चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। जब भी हम रब करते हैं तो चार्ज प्रोड्यूस होता है और हर हाल में मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम होगा। 3 इलेक्ट्रॉन इससे निकल के इसमें चला गया तो इस पे +3 × 10⁻⁻19, इस पे -3 × 10⁻⁻9, बट अपोजिट ऑन नेचर, यानी कि जितना मैग्नीट्यूड हम इसको इसके साथ रब्ड किए तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया, जितना मैग्नीट्यूड इस पे होगा उतना ही मैग्नीट्यूड इस पे होगा। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस पे ना पॉजिटिव होगा और इस पे नेगेटिव होगा। तो क्या है, रबिंग प्रोड्यूस, रगड़ना उत्पन्न करता है चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट अपोजिट इन नेचर, लेकिन नेचर में हर हाल में अपोजिट होगा, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऑन द 2 बॉडीज, 2 बॉडीज पर, ठीक है, बिकॉज चार्ज आर क्रिएटेड इन पेयर्स, इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि जब भी चार्ज क्रिएट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो पेयर्स में हो रहा है, एक इससे निकल रहा है दूसरे में जा रहा है, इसमें से निकल रहा है दूसरे में जा रहा है, तो पेयर्स में हो रहा है कि नहीं। दिस फेनोमेना ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जब भी रगड़ने के द्वारा उत्पन्न करते हैं तो उसको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन में आप याद कीजिए, एक बॉडी को दूसरे बॉडी के समीप ले जाते हैं। द नेट चार्ज ऑन सिस्टम ऑफ 2 रब्ड बॉडी इज 0, और लेकिन नेट चार्ज सिस्टम का तो 0 होगा। मान लीजिए इसमें से एक बॉडी A है और दूसरा बॉडी B है, एक दूसरे को रब्ड किए, इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया तो +5 × 1.6 × 10⁻⁻90, इसमें आ गया तो -5 × 10⁻1.6 × 10⁻90। नेट चार्ज कितना होगा, जितना मैग्नीट्यूड इसका उतना ही मैग्नीट्यूड इसका है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, लेकिन नेट चार्ज क्या है, 0 है। नेट चार्ज क्या है, 0 है। इसीलिए अदर पेयर्स के साथ भी ऐसा होगा, वुलन क्लॉथ और अंबर के साथ। इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का पालन क्यों कर रहा है, बिकॉज जितना इसमें से निकला उतना ही इसमें आया, और नेट चार्ज का वैल्यू भी क्या है, 0 है। दोनों का नेचर भी क्या है, अपोजिट है। तो हमारा 5वां क्वेश्चन क्लियर। छठा क्वेश्चन थोड़ा सा प्यारा है, छठा वाले क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए, 4 पॉइंट चार्ज QA, QB, QC, QD, QA, QB, QC, QD एंड QD आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। हमारा 4 पॉइंट चार्ज है, अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। 4 पॉइंट चार्ज है जो कॉर्नर ऑफ स्क्वायर पे लोकेट है। QA है, QA भैया कितना है, QA है आपका 2 माइक्रोकूलम। QB है यहां पे, ये कितना है, -5 माइक्रोकूलम। QC कितना है, QC है आपको 2 माइक्रोकूलम। QD फिर से आपका है यहां पे -5 माइक्रोकूलम, लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD। ये स्क्वायर ABCD होगा, ABCD, सही है, पिक्चर कर लिए। आगे बोल रहा है ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, सबका साइड 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर को 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, ओके ना, यहां भी 0.1 मीटर। चलिए आगे बोल रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। बोलता है कि बताइए नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा स्क्वायर के, व्हाट इज द, फिर से एक बार, व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। सॉरी, सेंटर ऑफ स्क्वायर पे ना, यहां पे QO का जो वैल्यू है वो 1 माइक्रोकूलम है। तो नेट फोर्स निकालना है हमको, क्या निकालना है, नेट फोर्स। तो देखिए जनरली बच्चे करते क्या है, कुछ मिस्टेक कर देते हैं। ये 0.1 है, ये 0.1 है, ये 0.1 है, ये 0.1 है, तो पूरा आपका AC कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से। पहले हम साइड निकाल लें, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, रूट अंडर 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.1 का होल स्क्वायर होगा ना। इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 0.01
प्लस 0.01, सही है। AC इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट अंडर 0.02, सही है। अब बाई इसमें क्या कर दें AC, तो AO कितना होने वाला है, फिर से AO बता दीजिए क्या होगा भैया, हमको तो AC पूरा पता चला है ना, तो AO की जगह पर लिख सकते हैं रूट अंडर 0.02 बाई 2। तो जितना AO होगा, ध्यान दीजिएगा, जितना AO होगा उतना ही OC होगा, उतना ही OD होगा, उतना ही AO OB, जितना AO होगा उतना ही OB होगा, उतना ही आपका OC होगा, उतना ही आपका OD होगा। ये सब किसके बराबर होगा, तो रूट 0.02 बाई रूट 0.02 बाई 2। चूहा है ये, कुछ नहीं है, चूहा है, ठीक है। 0.02 बाई 2 सब निकल गया। अब इसके और इसके अकॉर्डिंग चार्ज निकालेंगे, जितना मैग्नीट्यूड फोर्स का यहां होगा उतना ही होगा, बिकॉज ये 2 माइक्रोकूलम है, ये 1 माइक्रोकूलम है, डिस्टेंस भी सेम है। चलिए तो हम सबसे पहले निकालते हैं FAO। FAO निकाल रहे हैं, FAO बराबर K QA QO, बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर, K 9 इंटू 10 टू पावर 9, तुक ही नहीं बनता बनाने का, इसका आंसर 0 होने वाला है। QA 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, 1 माइक्रोकूलम, 1 देख लीजिए, Q 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 R स्क्वायर रूट अंडर 0.02 बाई 2 का होल स्क्वायर, सही है ना। तो FAO कितना हो गया भैया, 9 दूना 9 2 सा 18, 10 टू द पावर माइनस 6 है यहाँ पे, ठीक है ना। 6 6 12 12 9 10 के पावर माइनस 3, और ये 4 ऊपर चल जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है। ये हो गया 0.02, हटा दें इसको, 10 टू द पावर 2 ऊपर, ये 2 से ये कैंसिल 9, यानी FAO इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, यानी इसको और साइंटिफिक लिखना है FAO इक्वल टू, इतना करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, बता रहे हैं। तो हो जाएगा 3.6 न्यूटन, देख लीजिए ना, सही है ना, ऊपर 10 बाई 10, ठीक है। 36 न्यूटन, 3.6 न्यूटन, जितना FO आएगा सिमिलरली FOC बता दीजिए, ये भी आपका 3.6 न्यूटन आएगा। तो टोटल बताइए इसके और इसके कारण से सेंटर ऑफ ए पे, तो FAC बता दीजिए, FAC बराबर FAO प्लस FOC, FAO 3.6 प्लस माइनस 3.6। लड़का पूछा क्यों सर, क्यों, वाई, क्यों 0, वहां माइनस क्यों, अरे भैया दोनों सेम चार्ज है, और सेम चार्ज का नेचर अपोजिट, सेम चार्ज लाइक, तो एक दूसरे को दोनों को रिपेल करेगा, तो एक पॉजिटिव होगा, रिपल डायरेक्शन अपोजिट होगा, और जब भी डायरेक्शन अपोजिट होगा तो यहां पे माइनस साइन लगाएंगे। सिमिलरली, अब उसको बनाना ही नहीं है, सिमिलरली बता दीजिए डायरेक्ट, फिर से इसको निकालेंगे, जितना वैल्यू इसका आएगा उतना ही वैल्यू इसका आएगा, और दोनों ये भी -5 है, ये भी -5 है, फिर से दोनों रिपेल करेगा एक दूसरे को, डायरेक्शन अपोजिट होगा, बनाने का कोई तरीका नहीं, यानी F डायरेक्ट बता दीजिए BD, FBD इक्वल टू 0, देन बताइए टोटल फोर्स, नेट फोर्स FAC प्लस FBD, ये आपका 0 ही होगा। नेट फोर्स सेंटर पे कितना लगेगा, 0। एक बार फिर से इस दोनों के कारण निकाल लेंगे, फिर जितना हम निकालेंगे इसका उतना ही नहीं इसका आएगा, भाई ये 2 माइक्रोकूलम, ये 1 माइक्रोकूलम, ये भी 2 माइक्रोकूलम, ये 1 माइक्रोकूलम, जो डिस्टेंस इसका वही डिस्टेंस इसका, इतना और इतना, ये 2 माइक्रोकूलम और ये 2 माइक्रोकूलम, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट होगा, बिकॉज चार्ज का नेचर सेम है, लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर, और जब भी रिपेल करेगा तो डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसलिए ये माइनस होगा। सिमिलरली इसी प्रकार इसको भी निकालेंगे तो वही होगा ना, इसलिए नेट फोर्स सेंटर पे कितना हो जाएगा, 0। कहीं से कोई दिक्कत। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 7 हम बिल्कुल नहीं बनाने वाले हैं, 7 आपके कॉपी में लिखा हुआ है आंसर। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस कर्व होता है, ठीक है, जरूरत नहीं है, स्ट्रेट भी होता है, कर्व भी होता है, ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व, सही है। दैट इज ए फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, व्हाई, फील्ड लाइन क्यों सडन अचानक से ब्रेक नहीं करता है। चलिए इसका भी हम लिख ही देते हैं, आपको भी क्या चोट रहेगा, और समझा देते हैं।
चलिए आते हैं हम अपने सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन का दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पहले ए पर डिस्कस कर ले। सातवां ये बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है ना, तो एक कंटिन्यूअस कर्व होता है, सही है। स्ट्रेट भी होता है, अगर सिंगल में रहता तो स्ट्रेट भी होता है, लेकिन ये यहाँ पे कर्व की बात कर रहा है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कंटिन्यूअस कर्व है, सही है। दैट इज ए फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक। लेकिन ये फील्ड लाइन अचानक से ब्रेक क्या है, नहीं कर सकता। व्हाई? एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कंटिन्यूअस कर्व है और ये कभी भी अचानक से कहीं किसी पॉइंट से ब्रेक नहीं कर सकता। क्यों ऐसा होता है? आंसर देखिए। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कंटिन्यूअस कर्व है, बिकॉज क्योंकि द चार्ज एक्सपीरियंस ए कंटिन्यूअस फोर्स। ये जो चार्ज है प्लस चार्ज और ये जो माइनस चार्ज है एक लगातार फोर्स एक्सपीरियंस करता है। यहां से फोर्स क्रिएट होते 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 यहां तक आता है। अगर एक चार्ज को हम यहां रख दें और दूसरे चार्ज को यहां रख दें और इसके बीच में कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो, तो क्या ये कर्व होगा? क्या सिर्फ इसके पास ऐसा होगा, ये प्लस से निकलेगा, ठीक है, ये तो कर्व होगा ही नहीं। लेकिन अगर दोनों एक प्लस एक माइनस एक साथ है तो यहां पे कंटिन्यूअस कर्व बनेगा। क्या करेगा कि चार्ज ना लगातार इस पे एक फोर्स लगाना, क्रिएट करना चालू, कंटिन्यूअस। बिकॉज एक चार्ज जो चार्ज है, बिकॉज ए चार्ज एक्सपीरियंस उत्पन्न करेगा क्या? कंटिन्यूअस फोर्स, लगातार उस पे बल लगाते जाएगा। व्हेन ट्रैक्ड इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जब इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में ट्रेस कीजिएगा तब। अब अगर आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से एक प्लस को यहां रख दिए, एक माइनस को यहां रख दिए, ये फील्ड से बाहर है, तो भाई साहब कर्व बनेगा ही नहीं। पहली बात ये तब होगा जब हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, ठीक है ना। द फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक। हमारा फील्ड लाइन कभी भी सडन ब्रेक नहीं करेगा, बिकॉज द चार्ज मूव कंटिन्यूअसली, क्योंकि हमारा चार्ज कंटिन्यूअसली मूव करके यहां से यहां आ रहा है। बिकॉज द चार्ज मूव कंटिन्यूअसली एंड डज नॉट जंप। ऐसा नहीं है यहां से चार्ज कूद करके यहां आ गया, ऐसा नहीं होने वाला है। मूव कर रहा है, यहां से चार्ज पहले देखिएगा प्लस, यहां से निकला, फिर चार्ज यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर आया, फिर आकर के माइनस के पास आ गया। कूदता नहीं है, यहां से फेंक दिए एक पत्थर का टुकड़ा, यहां आके गिर गया, ऐसा नहीं होने वाला है। इसीलिए ये ब्रेक नहीं करता है। एक बार और, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कंटिन्यूअस कर्व है और ये कभी भी सडन ब्रेक नहीं कर सकता है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व। क्यों है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस कर्व? पहला आंसर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक लगातार कर्व बनाता है क्योंकि जो चार्ज है एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस फोर्स। ये जो प्लस चार्ज और ये जो माइनस चार्ज है, आप जो देख रहे हैं इसको फिर से कर दें। ये जो प्लस चार्ज है और ये जो आपको माइनस चार्ज दिख रहा है, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। लगातार इस पे एक फोर्स लग रहा है व्हेन ट्रैक्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कब रहेगा? जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेगा तब। एक को यहां रख दे, एक को यहां रख दे, तो नहीं होने वाला है तब। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कर्व का निर्माण करता है। अगर हम सिंगल कोई चार्ज यहां रख दें, है क्या ये कर्व का निर्माण करेगा? नहीं करेगा। लेकिन तुरंत एक माइनस को इसके पास ला दे, तब तो ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में और ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज लगातार एक फोर्स फील करेगा, इसीलिए कर्व होगा। दूसरा बात इसमें, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अचानक से ब्रेक नहीं करता है? तो द फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक बिकॉज चार्ज मूव कंटिन्यूअसली। लगातार चार्ज मूव कर रहा है, गति कर रहा है। हम यहां से कूद करके यहां आ गए, कूदे हैं हम, और हम यहां से चल करके यहां आ गए, तो चार्ज क्या करता है? मूव करता है, यहां से यहां आ गए, कूद करके नहीं जाता, इसीलिए सडन ब्रेक नहीं होता है। इसी में बी बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू इच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू इच अदर। आप अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए, रेडी हो जाइए। सॉरी, रेडी नहीं होना, आप अपना फेयर का कॉपी निकाल लीजिए, उसमें लिखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसको हम एकदम लिखने वाले नहीं हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू इच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इंटरसेक्ट टू इच अदर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट किया तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट एंड टू डायरेक्शन, ये असंभव है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, काटा, तो कटे हुए पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड, दो टेंजेंट होगा, जो दो टेंजेंट दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाएगा, जो कि असंभव है क्योंकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? एक।
ये कॉपी में आंसर है, आप अपना निकाल लीजिएगा, लिखिएगा। लेक्चर हम मिस कर रहे हैं, लेक्चर 5 या 6 होगा, जो भी हो व्हाटएवर, लिखिएगा। लेक्चर के नीचे लिखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है। तो 7 क्वेश्चन कंप्लीट। आते हैं हम अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन तो और प्यारा होने वाला है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, खुद से बना लीजिएगा, सबसे इजी क्वेश्चन है 8वां। इसमें ये बोल रहा है 2 पॉइंट चार्ज QA एंड QB, 2 पॉइंट चार्ज है QA एंड QB आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। ठीक है, यहाँ पे QA है, यहाँ पे QB है। QA का वैल्यू दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम, QB का वैल्यू दिया हुआ भी 3 माइक्रोकूलम। कितने के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है? 20 सेंटीमीटर पे। 0.2 कर लें, 0.2 मीटर पे। 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिए, वैक्यूम में। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग AB ऑफ 2 चार्ज। ये जो पॉइंट AB है, इसके मिड पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए। मान लिए कि यहाँ पे मिड पॉइंट पे यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है QO पे, यहाँ पे मिड पॉइंट पे इसके एक टेस्ट चार्ज Q0। क्या है यहाँ पे? टेस्ट चार्ज Q0। और जहां भी Q और Q0 होता है, जहां भी Q और Q0 होता है, बाप रे, एक्सियल, इक्वेटोरियल, एनी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टेस्ट चार्ज, वहां पे फार्मूला E बराबर KQ बाई R स्क्वायर। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टेस्ट चार्ज E बराबर KQ बाई R स्क्वायर। तो चलेगा, डायरेक्ट लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड A और O के लिए, AO के लिए ये 0.2, तो ये भी 0.1, ये भी 0.1। KQA बाई बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर, K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, QA का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर -6, माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट कर दिए, 0.1 का होल स्क्वायर निकल तो गया EAO। 9 3 जा 27 इंटू 10 टू द पावर, ये 9 है, ये -6 है, तो जाएगा अभी भी 3 और 0.01, इसको ऊपर कर देते हैं 10 टू द पावर 5, EAO हो गया 27 इंटू 10 टू द पावर 5, EAO साइंटिफिक में इसको कन्वर्ट कर देंगे 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम, 6 न्यूटन पर कूलम। जितना EAO निकला उतना ही ये होने वाला है, EBO बता दीजिए। तो फिर से भाई KQB बाई R स्क्वायर, डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं। इसका आएगा -2.5 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम, वैल्यू वही आने वाला है EBO। तो बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर EAO प्लस EBO। बहुत सारा लड़का सोच रहा होगा आंसर 0 होने वाला है। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे 0 हो जाएगा? ये तो नेचर बता रहा है कि दोनों का यहाँ पे जो नेचर है वो रिपल्सिव नेचर है। अरे ये प्लस और ये माइनस क्या बता रहा है कि दोनों का जो नेचर है 3 है और यहाँ पे सॉरी -3 माइक्रोकूलम है, वो अट्रैक्टिव नेचर है। नेचर बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को हम 0 नहीं कर सकते हैं, फोर्स 0 हो सकता है जो भी हो, लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया EAO 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस माइनस नेचर के लिए इसलिए हटा रहे हैं 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6, ये हो जाएगा आपका 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। आंसर कुछ भी है इसमें। एक बार टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टेस्ट चार्ज, एक बार इसके कारण निकाल लिए, एक बार इसके कारण निकाल लिए, दोनों को ऐड कर लिए। 0 नहीं करना है, माइनस नहीं लेना है, बिकॉज माइनस यहाँ पे नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए थोड़ा इसी का B देख ले, इसमें एक B भी है। B ये बोल रहा है इफ नेगेटिव टेस्ट चार्ज 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। B में ये है, B की कहानी कुछ और है। अगर हम Q0 के जगह पर 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम को प्लेस्ड कर दें, ठीक है ना, तो बताइए व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। यहां पे कितना फोर्स लगेगा? आज Q0 का वैल्यू हो गया, आज Q0 का वैल्यू हो गया था E बराबर F बाई Q0, E बराबर F बाई Q0। F चाहिए आपको, F बराबर E इंटू Q0। थोड़ा सा इधर आगे बढ़ जाए, F बराबर E अभी तो निकाले 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6, 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6, Q0 दिया आपका 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन। सही, जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बस आपको मल्टीप्लिकेशन हम तो बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, अगर आपकी इच्छा तुम कर दे। 8.1 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हो जाएगा आपका 8.1 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। कुछ भी है, बोल रहा है कि अब ना B वाले में यहाँ पे जो पॉइंट O देख रहे हैं, यहाँ पे टेस्ट चार्ज का नेगेटिव टेस्ट चार्ज 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम को प्लेस्ड कर दिए। तो बताइए ये चार्ज कितना फोर्स फील कर रहा है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है,
अरे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम निकाले हैं। अब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्चार्ज है, E बराबर F/Q0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, आ गया हमारा आंसर। हम प्रॉमिस किए थे कि आज हम 12 तक क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन 9 वाला क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड है, टाउ से रिलेटेड है, इसलिए 9 को ब्रेक कर रहे हैं, रोक रहे हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम 9 से आगे वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे और ये लेक्चर हमारा बहुत लंबा भी होते जा रहा है, इसीलिए आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।